इन दो आधारों के को छोड़कर, कौन कौन से दो आधार? इनकैपेसिटी और प्रूव्ड मिसबिहेवियर। मिसबिहेवियर भी कैसा होना चाहिए? प्रूव्ड होना चाहिए। इन दो आधारों के बिना किसी जज को नहीं हटाया जा सकता, चाहे वो हाई कोर्ट है चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है। इसका मतलब टेन्योर की सुरक्षा है उसके। अब जब उसके कार्यकाल की सुरक्षा है तो जो जुडिशरी है या जज है जो भी, वो बड़े आराम से अपने काम को कर सकते हैं किसी के बिना दबाव के। तो एक ये भी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है। देखो, संविधान में इम्पीचमेंट नहीं दिया हुआ कौन इसका, जजेस का इम्पीचमेंट की प्रक्रिया या जो भी है। यही कहा हुआ है कि उस विधि से हटाया जा सकता है जिस विधि से राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट का जरूर इम्पीचमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट डिफाइन है, जजेस का इम्पीचमेंट नहीं होता, रिमूवल होता है। और रिमूवल की जो प्रक्रिया है वो समान रखी गई है जैसे कि प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट की। और वो जजेस का जो रिमूवल है वो भी दो आधारों पर है केवल, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, अक्षमता और दुर्व्यवहार, सिद्ध दुर्व्यवहार, ये दो आधार हैं। तो दूसरा इसमें लिखिए आप, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ऑफ जजेस, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ऑफ जजेस has been clearly defined has been clearly defined clearly guaranteed, defined क्या? Clearly guaranteed in constitution, संविधान में न्यायाधीशों के कार्यकाल को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की गई है, पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की गई है। अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट could be removed could be removed only by two accounts, only by two accounts, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को केवल दो आधारों पर ही हटाया जा सकता है। पहला, इनकैपेसिटी, मतलब अक्षमता, हिंदी में अक्षमता। और दूसरा, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, सिद्ध कदाचार, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, ये दो आधार हैं। ठीक है। इसमें आप आर्टिकल लिख लीजिए, 124 और 218 है। 124 में शायद सुप्रीम कोर्ट का, 218 में हाई कोर्ट के जजेस का है। इसमें एक चीज और लिखिए यहां पर नोट में, उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया के समान है, राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया के समान है। द प्रोसीजर ऑफ रिमूवल ऑफ जजेस, the procedure of removal of judges of high court and supreme court are the same
are the same as the impeachment of president, as the impeachment of president. ठीक है? So it is not easy, it is not easy to executive or legislature, it is not easy to executive and legislature to remove a judge of high court or supreme court, to remove a judge of high court or supreme court. इस प्रकार कार्यपालिका अथवा विधायिका, कार्यपालिका अथवा विधायिका के लिए, कार्यपालिका अथवा विधायिका के लिए यह कार्यपालिका अथवा विधायिका के लिए न्यायाधीशों का हटाया जाना एक साधारण प्रक्रिया के समान नहीं है, एक साधारण प्रक्रिया के समान नहीं है। ठीक है? क्या ये बात समझ में आ गई? जी, कोई समस्या तो नहीं है यहां तक? जी सर, समझ आ गई। चलिए अब इसमें नेक्स्ट लिखिए। आर्टिकल बता दीजिए सर, कौन से में है ये? 124 में, 218 में। हाई कोर्ट्स के लिए 218 में है, सुप्रीम कोर्ट के लिए 124 में है। ओके सर। दो ग्राउंड हैं, ये पूछे गए हैं दोनों ग्राउंड, प्रूव्ड इनकैपेसिटी और मिसबिहेवियर। केवल ये दो ग्राउंड हैं, तीसरा ग्राउंड नहीं है। और एक और बात पूछी गई है, यूपीएससी में है ये सब, प्रिलिमिनरी में ये पूछा गया है कि इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस, इम्पीचमेंट वर्ड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के लिए रिमूवल है, इम्पीचमेंट केवल प्रेसिडेंट का होता है, बाकी सबका रिमूवल होता है। ठीक है ना? कोई मुझे बताएगा इम्पीचमेंट और रिमूवल में क्या अंतर है? रेखा जी आप बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इम्पीचमेंट एंड रिमूवल? सर मैं थोड़ा बाहर हूँ, अगर मैं थोड़ी देर बाद, क्योंकि ठीक सर है। सुन पा रही हूँ केवल। ठीक है, कोई और बता सकते हैं इम्पीचमेंट और रिमूवल में क्या अंतर है? चलो नेक्स्ट पॉइंट से लिखते हैं। सर अगला इसे एक्सप्लेन कर दीजिए सर, हमें जानना है कि इम्पीचमेंट और रिमूवल में क्या डिफरेंस है सर, और ये क्या होते हैं? देखो, एक शब्द, इसको थोड़ा पहले शब्द से ही समझो, हिंदी में और अंग्रेजी में, आप दोनों में इनको समझ में आएगा। इम्पीचमेंट इसे कहते हैं महाअभियोग हिंदी में, और रिमूवल माने हटाया जाना। इम्पीचमेंट वर्ड केवल तब प्रयोग होगा किसी के हटाए जाने को लेके, रिमूवल तब इम्पीचमेंट हो जाता है जब किसी संवैधानिक पद के द्वारा संविधान का उल्लंघन किया गया हो। When a constitutional post violate the constitution, तब जो हटाने की प्रक्रिया है तब वो इम्पीचमेंट कहलाएगी, तब उसे महाअभियोग कहते हैं। एक तो अभियोग हो गया, एक महाअभियोग हो गया, यानी एक ग्रांड ऑफ ग्रांड रिमूवल। और वो ग्रांड रिमूवल इसलिए हुआ क्योंकि उस पद से, जिससे ये उम्मीद की गई थी, संविधान ने जिसे ये काम दिया था कि वो संवैधानिक व्यवस्था का संरक्षण करेगा,
उसने उसी का उल्लंघन कर दिया। इसीलिए प्रेसिडेंट को केवल एक ही आधार पर हटाया जा सकता है, और वो है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, केवल एक आधार पर, बाकी किसी आधार पर नहीं हटाया जा सकता, केवल वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए प्रेसिडेंट के लिए इम्पीचमेंट शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो एक संवैधानिक पद है, संविधान के संरक्षण के लिए बनाया गया। अगर वही वायलेट करेगा कॉन्स्टिट्यूशन को, तो जो उसके हटाने की प्रक्रिया है वो महाभियोग कहलाएगी, इम्पीचमेंट कहलाएगी। जबकि रिमूवल एक साधारण प्रक्रिया होती है। रिमूवल में किसी व्यक्ति को उसकी क्षमताओं में कमी है मान लीजिए, तब भी हटाया जा सकता है, क्षमताओं में कमी के आधार पर, या जो उससे उम्मीद की जाती है वो उस काम को नहीं कर पा रहा है, तब भी हटाया जा सकता है। तो इट इज अ जनरल प्रोसेस। संविधान में इसका जिक्र आपको नहीं मिलेगा, रिमूवल की प्रक्रिया का जिक्र आपको संविधान में कभी नहीं मिलेगा, मतलब नहीं मिलेगा, लेकिन इम्पीचमेंट की प्रक्रिया संविधान में दी गई होगी। हमारे यहाँ रिमूवल की प्रोसीडिंग संविधान में नहीं है, इम्पीचमेंट है। ठीक है, तो आप जब प्रेसिडेंट पढ़ेंगे या जब मैं प्रेसिडेंट आपको पढ़ाऊंगा तो ये सब चीजें, इन सब के ऊपर चर्चा करेंगे गहराई से। तो सर जब रिमूवल होगा तो सिर्फ जजेस का रिमूवल होता है इनकैपेसिटी के बेस पे, और जो आपने दूसरा बताया मिसबिहेवियर, के हाँ, बेस पे। क्योंकि हाँ, संविधान का यहाँ पर चूंकि कोई वायलेशन नहीं है, संविधान का उल्लंघन नहीं कर रहे वो लोग, वो तो अपने काम में काम के लेवल पर वो दो चीजें हैं, या तो इनकैपेसिटी यानी अक्षमता, वो काम करने लायक नहीं है। कीर्ति आपका माइक ऑन है, जरा आप इसे ऑफ कर लीजिए। तो सर ये बेसिस हो सकता है कि कोई अगर कोर्ट कोई इंटरप्रिटेशन करता है और वो उसको गलत इंटरप्रेट कर दे, ये हाँ, भी तो कोई मतलब नहीं है। नहीं नहीं, इनकैपेसिटी थोड़ी हो गई, बहुत सारे कोर्ट ने गलत इंटरप्रिटेशन की है, बहुत सारी कोर्ट ने गलत इंटरप्रिटेशन की है। सबरी वाला मामले में नहीं आपने देखा इंदु मल्होत्रा ने क्या कहा? क्या ये किसी जस्टिस से उम्मीद की जाती है जो इंदु मल्होत्रा ने कहा? क्या उन्हें हटा देना चाहिए था? नहीं हटाया गया, ऑब्वियसली वो जज रही। उन्होंने ये कहा कि महिलाएं ट्रेडिशनली सबरीमाला में उन्हें नहीं जाना चाहिए महिलाओं को। क्यों? क्योंकि जो रिलीजन है वो ट्रेडिशन का पार्ट है, और परंपराएं किसी समाज का निर्माण करती हैं, तो परंपराओं को किसी समाज को मान्यता देनी चाहिए। अब परंपरा अगर ये है कि महिलाएं एक विशेष समय में अगर सबरीमाला में नहीं जाएंगी या नहीं ही जाएंगी, तो क्या दिक्कत है, ना जाएं। दैट वाज द डिसीजन ऑफ इंदु मल्होत्रा, जस्टिस इंदु मल्होत्रा। तो क्या उन्हें हटाया जाएगा? नहीं, ये इनकैपेसिटी थोड़ी हुई। ठीक है, उनका मत वैसा है, उन्होंने वैसा निर्णय दे दिया अपना। चलिए, तो इसलिए रिमूवल इस आधार पर नहीं है, केवल दो आधार पर है, इनकैपेसिटी और प्रूव्ड मिसबिहेवियर। इनकैपेसिटी में जी, फिर ये कह सकते हैं कि मतलब जो ये महाभियोग आप बोल रहे हैं राष्ट्रपति जी के लिए, सिर्फ वही संवैधानिक पद पर रहते हुए संविधान का उल्लंघन कर सकते हैं, जज नहीं? संवैधानिक पद जजों का नहीं है। ओके सर। जजों का पद संवैधानिक पद नहीं है। सामान्य तौर पर जजों का जो पद है, मतलब असंवैधानिक पद का मतलब ये है जिसको संविधान में, जिसकी प्रॉपरली जिसको व्याख्या कर दी गई, जो संविधान के ऑनर का काम करते हैं, वो संवैधानिक पद कहलाते हैं। तो संवैधानिक पद का यहां से मतलब ये है कि जो इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, जैसे प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट, ये इंटीग्रल पार्ट हैं इस सिस्टम के, जो कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम बनाया गया। इसीलिए प्रेसिडेंट के लिए जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस निर्धारित किया गया, उसको चलाने की जिम्मेदारी विधायिका को दी गई या संसद को दी गई। बाकी न्यायपालिका तो सबकी व्याख्या करने का उसको अधिकार दिया गया है, इसलिए उसे इम्पीचमेंट में, उसके लिए इम्पीचमेंट वर्ड यूज नहीं किया गया, रिमूवल यूज किया गया है।
ठीक है, एक चीज तो ये है। दूसरी चीज इसमें ये है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इनहेरिटेड एक कैरेक्टरिस्टिक है, और वो है चेक एंड बैलेंसेस की कॉन्सेप्ट, प्रतितोलन की संकल्पना। प्रतितोलन ये है कि किसी भी सरकार के किसी भी ऑर्गन को, चाहे वो जुडिशरी है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव है, चाहे वो विधायिका है, सब लेजिस्लेचर है, संपूर्ण शक्तियां उसे नहीं दी गई हैं। शक्तियों को डिवाइड कर दिया गया है, और इस प्रकार से किया गया है कि सरकार का एक अंग दूसरे के ऊपर अंतर्निर्भर है। ठीक है, इसलिए भी जुडिशरी में जो कॉन्सेप्ट आई है वो रिमूवल की आई है, और वो रिमूवल की भी जो प्रक्रिया है, वो उसको रिमूवल की प्रक्रिया को संसद को दिया गया है अधिकार। उस आर्टिकल 124 में यही है कि अगर जो रिमूवल की प्रक्रिया वो होगी जो कि प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट की प्रक्रिया, अथवा जिसे संसद निर्धारित करे, जिसे पार्लियामेंट डिसाइड करे। इसीलिए पार्लियामेंट ने रिमूवल ऑफ जजेस एक्ट के नाम से एक विधि बनाई गई, उसमें 2-3 बार अमेंडमेंट हो गए हैं, तो पार्लियामेंट करती है इसको। ठीक है जी सर। सर इन कैपेसिटी में क्या आएगा सर, मतलब इन कैपेसिटी में ये आएगा कि कोई व्यक्ति गलती से उस पद पर पहुंच गया, लेकिन उसके पद के वो लायक नहीं था, तो इसका मतलब वो अक्षम है। मान सर लीजिए मुझे सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया जाए, और मैं हूं वहां पे झाड़ू लगाने लायक भी नहीं, तो ये इनकैपेसिटी होगी। ठीक है, सर वो कुछ करेगा ना ऐसा, मतलब या कोई मतलब ऑब्वियसली order- करेगा, ऑर्डर देगा, लगातार ऑर्डर देगा उस तरीके के उल्टे सीधे तुगलकी फरमान जारी करेगा, तो खुद भी न्यायपालिका उसको हटा सकती है इस आधार पर, सर अक्षमता वो के आधार। एंटी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होंगे जो ऑर्डर देगा वो नहीं, वो गलत कॉन्स्टिट्यूशन ना, कभी भी किसी पद पर बैठे हुए जब कोई निर्णय दिया जाता है, तब वो व्यक्तिगत निर्णय नहीं होते, संवैधानिक पद के निर्णय होते हैं। मान लीजिए कोई डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, खैर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का तो संवैधानिक पद नहीं है, मान लीजिए कोई जज अगर कोई निर्णय देता है, तो उसके ऊपर उसने किसी को फांसी की सजा दे दी, व्यक्ति का जुर्म नहीं था, व्यक्ति को फांसी हो गई, तो जज के ऊपर ट्रायल नहीं बनता। इसलिए नहीं बनता क्योंकि जज ने जब ये निर्णय किया तो न्याय की कुर्सी पर बैठकर किया, न कि व्यक्तिगत रूप से उसने कोई निर्णय किया, इसलिए उसने व्यक्तिगत अपराध नहीं किया। ये बात अलग है कि उसने अपने कुर्सी के साथ या अपने पद की जो गरिमा है उसके साथ न्याय नहीं किया, ये दूसरी बात है। इसलिए उनको इस आधार पर नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन का उन्होंने वायलेशन किया, इस आधार पर हटा सकते हैं कि वो उस लायक नहीं है, इनकैपेसिटी है, अनकैपेबल है, अक्षम है। ठीक है, ओके सर। चलिए अगले पॉइंट से लिखना, इसलिए याद रखना रिमूवल ऑफ जजेस है, इम्पीचमेंट नहीं है। 2 बातें आपको याद रखनी है, और प्रक्रिया वो निर्धारित की गई है जो कि प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट की है, या फिर संसद विधि द्वारा विहित करे, पार्लियामेंट कोई लॉ बना के उस प्रक्रिया को निर्धारित कर दे, तभी वो होगा। नेक्स्ट लिखना, देखो जो सैलरी है जजों की वो बिल्कुल निश्चित होती है, और एक बार संसद जो सैलरी निर्धारित कर दे जजेस की, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सैलरी, पेंशन, अलाउंसेस, वो सब कंसोलिडेटेड फंड के ऊपर भारित होते हैं, या तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर या स्टेट कंसोलिडेटेड फंड के ऊपर। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी, पेंशन, अलाउंसेस, उनके ऑफिस का खर्चा सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर भारित है।
जबकि हाई कोर्ट के जजेस की पेंशन रिटायर होने के बाद जो उनकी पेंशन है वो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर भारित होती है, जबकि उनकी तनख्वाह, सैलरी, अलाउंसेस, ऑफिस खर्चा, वो सब उस स्टेट फंड के ऊपर या स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड के ऊपर भारित होता है जहां वो काम कर रहे होते हैं। तो इसमें अंतर इतना है, रिटायर होने के बाद हाई कोर्ट के जजेस की जो पेंशन है वो आती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, लेकिन हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी, उनके ऑफिस का खर्चा, ये सब भारित होता है स्टेट कंसोलिडेटेड फंड के ऊपर। ठीक है, लेकिन चूंकि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर भारित है इसलिए इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जा सकता। इसके ऊपर तो वोटिंग भी नहीं होती पार्लियामेंट, क्योंकि ये मनी बिल का भाग होता है, धन विधेयक का भाग होता है, और धन विधेयक को तो वॉइस वोट से पास होता है धन विधेयक हमेशा 110 में, इसलिए इसके ऊपर वोटिंग भी नहीं हो सकती, यानी इसे नहीं बदला जा सकता, फिक्स हो गई। तो ये भी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मामला है या इंडिपेंडेंस ऑफ जजेस की बात है। तो आप लिखेंगे salaries of the judges of High Court and Supreme Court, salary of the judges of High Court and Supreme Court would be fixed and weighted upon Consolidated Fund of India or Consolidated Fund of States और Consolidated Fund of States। हिंदी में लिख लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भारत सरकार के संचित कोष या संचित निधि, भारत सरकार की संचित निधि पर भारित होता है। सो देयर वुड बी द सिक्योरिटी ऑफ सैलरी, so there would be the security of salary, allowances and pension, salary, allowances and pension। इस प्रकार सैलरी को क्या कहते हैं हिंदी में? तनख्वाह। तनख्वाह तो उर्दू में कहते हैं वेतन। इस प्रकार वेतन, पेंशन तथा अन्य भत्तों की सुरक्षा होती है, This feature is also provide the concept of independence of judiciary, the concept of independence of judiciary। यह विशेषता भी न्यायपालिका की स्वतंत्रता को इंगित करती है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को इंगित करती है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अब देखो आर्टिकल 146 से और 229 से, 146 और 229, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपने स्टाफ की भर्ती स्वयं करते हैं, अपने स्टाफ की भर्ती स्वयं करते हैं, और इसके साथ साथ उनके वेतन वगैरह की
का जो निर्धारण है वो भी उन्हीं के द्वारा किया जाता है। इसलिए न केवल वो अपने कामों के लिए स्वतंत्र हैं, अपने कामों की स्वतंत्रता है, बल्कि न्यायपालिका में जो काम करने वाले लोग हैं उनके लेवल पर भी वो स्वतंत्र हैं, स्वयं प्रक्रिया निर्धारित करते हैं अपने लोगों के लिए। तो अगला लिखिए अगले पॉइंट से, द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट recruit their staffs, ब्रैकेट में लिख लीजिए 129, नहीं ब्रैकेट में लिखिए 146 और 229, 146 और 229। 146 में सुप्रीम कोर्ट के लिए है और 229 में हाई कोर्ट के लिए। ठीक है। अच्छा हिंदी में लिखिए, हिंदी में रह गया ना अभी ये, या हो गया हिंदी में? जी सर, हिंदी में रह गया सर। तो हिंदी में लिखिए, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय अपने कर्मचारियों की नियुक्ति स्वयं करते हैं, अपने कर्मचारियों की नियुक्ति स्वयं करते हैं, ब्रैकेट में 146 और 229। So there are so judiciary also independent. So judiciary also independent in this regard too. Judiciary also independent in this regard too. इस प्रकार न्यायपालिका इस संदर्भ में भी स्वतंत्र है, इस प्रकार न्यायपालिका इस संदर्भ में भी स्वतंत्र है। ठीक है। अगले पॉइंट से लिखें, बल्कि अगले पॉइंट से क्या, ये मैंने वैसे बता तो आपको दिया ही है, लेकिन फिर भी आप एक काम करिए, नोट में लिख लीजिए इस चीज को। देखो जजेस की सैलरी वगैरह के ऊपर कोई वोट नहीं होता पार्लियामेंट में, बिना वोट के पास होती है वो। तो ये भी इसमें एक मैंने ऊपर चर्चा तो कर ही दी थी उसकी, क्योंकि धन विधेयक का भाग हो। धन विधेयक में भी दो तरीके की एंट्री होती हैं, एक के ऊपर वोटिंग होती है, एक के ऊपर नहीं होती। जो सैलरीज होती हैं जैसे प्रेसिडेंट की सैलरी, वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी, ये वो सैलरीज हैं जिनके ऊपर वोटिंग नहीं होती, कुछ नहीं होता, बस बिल बनता है और पास। तो आप इसमें लिखिए, पार्लियामेंट कुड नॉट vote, Parliament could not vote on the salary and allowances, on the salary and allowances of judges of Supreme Court and High Court. Judges of, बल्कि लेजिस्लेचर लिखिए, पार्लियामेंट की जगह लेजिस्लेचर लिखिए तो विधायिका भी आ जाएगी उसमें, स्टेट की लेजिस्लेचर भी आ जाएगी। पार्लियामेंट की जगह लेजिस्लेचर आप वर्ड कर लीजिए, वो ज्यादा सही है। The legislature could not vote on the salary and allowances of judges of High Court and Supreme Court. विधायिका सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन पर, न्यायाधीशों के वेतन पर किसी प्रकार का वोट नहीं कर सकती, किसी प्रकार का वोट नहीं कर सकती। ठीक है। नेक्स्ट लिखना अगले पॉइंट से। देखो कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट के जजेस के राइट हैं
और वो राइट क्या, इम्यूनिटी है उन्हें मिली हुई, और इम्यूनिटी में ये आता है कि उनके किसी काम की जो चर्चा है वो पार्लियामेंट में नहीं हो सकती। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के किसी कार्य की चर्चा संसद में या किसी विधायिका में नहीं हो सकती, केवल तब तक जब तक कि रिमूवल की प्रक्रिया ना चल रही हो। अगर रिमूवल की प्रक्रिया चल रही है तब तो हो सकती है। सामान्य तौर पर इम्यून किया गया है न्यायपालिका को विधायिका और कार्यपालिका से, उनके किसी कार्य की चर्चा नहीं हो पाएगी। तो इसमें अगले पॉइंट में लिखना, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को इम्यूनिटी लिखिए, क्योंकि पता नहीं से हिंदी में तो इसका क्या सही वर्ड होगा। इम्यूनिटी, संवैधानिक इम्यूनिटी प्रदान की गई है। द जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट गॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी, जिसके अंतर्गत उनके किसी कार्य की चर्चा विधायिका में नहीं की जा सकती। एंड अंडर इट नो डिस्कशन ऑफ देयर फंक्शन conducted in parliament, conducted in legislature, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, इसमें देखो, सुप्रीम कोर्ट के जजेस रिटायर होने के बाद कहीं पर उन्हें प्रैक्टिस करने से रोका गया है। इवन ये भी है कि कोई संवैधानिक पद वो ग्रहण नहीं करेंगे सिवाय प्रेसिडेंट के। यानी प्रेसिडेंट तो वो बन सकते हैं, यानी अपने से ऊपर का जो पद है हायरार्की में, जो हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, वो तो उसमें तो ऊपर वाले में तो जा सकते हैं, तो इनसे ऊपर केवल प्रेसिडेंट आता है, अदरवाइज तो नहीं। इसलिए इनको प्रैक्टिस से रोका गया है और किसी बाकी का पद लेने से भी मनाही की गई है। लेकिन कई मामले आए हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ये पद ग्रहण किए हैं। जैसे हाल फिलहाल में रंजन गोगोई ने राज्यसभा का पद ले लिया, और एक जस्टिस थे जिन्हें राज्यपाल बना दिया गया था केरल का। सरकारें ये करती रही हैं, और जजेस भी चूंकि मोरली थोड़े से कमजोर, उनको लगता है, आदत पड़ जाती है उनको राजशाही की, क्योंकि ये एक प्रकार के राजा ही हो जाते हैं, माइंडसेट तो उसी प्रकार का हो जाता है। तो कुछ जजेस उस राजशाही को बनाए रखना चाहते हैं। जैसे रंजन गोगोई से जब पूछा गया कि आपने राज्यसभा का पद क्यों ले लिया, उन्होंने कहा मुझे काम करने के लिए नौकर चाहिए, मुझे स्टाफ चाहिए काम करने के लिए, तो मैंने इन सब के लिए राज्यसभा का पद ग्रहण कर लिया। तो कुल मिला के न्यायपालिका भी कुछ मामलों में बातों को वायलेट करती है, या कुछ चीजों का उल्लंघन करती है, एथिक्स का उल्लंघन करती है, मोरल्स का उल्लंघन करती है। इसके मामले कई देखने को मिले, जबकि संविधान में ये साफ तौर पर है कि किसी निम्न पद को वो प्राप्त नहीं करेंगे, और दूसरा वो किसी प्रैक्टिस भी नहीं करेंगे किसी उच्च न्यायालय में या किसी कोर्ट में। ऐसे ही हाई कोर्ट के जजेस के लिए भी है, वो अगर प्रैक्टिस कर सकते हैं तो केवल सर्वोच्च न्यायालय में पद ले सकते हैं, तो केवल सर्वोच्च न्यायालय का, या फिर अगर उन्हें प्रैक्टिस भी करनी है तो हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करनी है, तो उस हाईकोर्ट से अलग किसी हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करेंगे जहां उन्होंने अंतिम रूप से सर्व किया हो, रिटायरमेंट के समय जहां वो सर्व कर रहे थे। तो इस प्रकार से जुडिशरी को इम्यूनिटी दी गई है
बाह्य हस्तक्षेप से। ये भी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की कॉन्सेप्ट है। तो आप लिखेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन डीबार्स द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट to practice in any court of India, and also appearing before any court or judicial authority in India. Any court or judicial authority in India. ठीक है, इसमें लिखना हिंदी में, भारतीय संविधान सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किसी न्यायालय में न्यायिक प्रैक्टिस करने से रोकता है तथा इसी के साथ उन्हें अपने कार्य के लिए भारत में किसी न्यायाधिकरण के सामने प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। भारत में किसी न्यायाधिकरण के सामने प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसा कि अभी अमीशा ने पूछा, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई जज किसी को फांसी दे दी और बाद में उन्हें कहे कि भाई आपने तो गलत निर्णय दे दिया, अब आपके ऊपर ट्रायल होगा। उनको किसी काम के लिए उनके जो उन्होंने अपनी कैपेसिटी में किया उसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। तो एक ये इंडिपेंडेंस ऑफ के लिए आईपीसी में मेंशन की हुई है चीजें कि अगर कोई जज रहते हुए कोई ऐसा कार्य करता है तो वो उसके लिए लायबल नहीं माना जाएगा। हाँ, लायबल नहीं माना जाएगा। तो आईपीसी की आप लोग धारा यहाँ पर लिख लीजिएगा, जो कानून वाले विद्यार्थी हैं वो आईपीसी को भी लिख लीजिएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये है। तो आईपीसी, रेखा जी अब आपको समझ में आया मैं फंडामेंटल लॉ क्यों कह रहा था कॉन्स्टिट्यूशन को? सर वो मेरी ना 1-2 दिन के बीच की क्लास छूट गई, मैं ससुराल गई थी। तो सर आप अगर रिकॉर्डिंग हो तो भेज देना। हाँ सर, ये तो क्लियर हो रहा है। फंडामेंटल लॉ मैंने इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को कहा क्योंकि आईपीसी और सीआरपीसी वगैरह जितने भी आपके प्रक्रिया व्यवहारी कानून हैं, प्रोसीजरल पार्ट है ये। और प्रोसीजरल पार्ट ये एक सामान्य भाग है, ये किसी विधि का ये सामान्य भाग है, इसीलिए इसको सामान्य विधि भी कहते हैं, जनरल लॉ भी कहते हैं। और वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, वो जनरल लॉ नहीं है। इसीलिए जनरल लॉ बड़ा होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ छोटा। लेकिन जनरल लॉ हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के ऊपर बेस्ड होगा, उससे अलग नहीं होगा। दोनों में ये अंतर है। वो सामान्य विधि के अंतर्गत आता है, ये विशिष्ट विधि है। विशिष्ट विधि ही संविधान कहलाती है। और सर मैंने ऐसा नहीं कहा कि कोई पनिशमेंट देगा जज तो उस पर ट्रायल चलना चाहिए। मैं तो सर आपसे पूछ रही थी कि अगर वो कोई ऑर्डर देता है तो मैं ये नहीं कह रहा अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाता है? ना, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं माना जाएगा वो। अगर उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों मानेगी जुडिशरी उसे? भाई वो तो उसने, न्यायपालिका ने, न्यायाधीश ने जो शब्द कह दिए ना, वो विधि हो गए। दैट वुड बी द लॉ। क्योंकि सर हमें बताया गया था कि सर अगर मतलब सर टीचर्स ने बताया था हमारे कॉलेज में कि अगर मतलब अगर जज भी कोई ऐसी करता है कि मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ ऑर्डर कर देता है तो भी उसे इनकैपेबल माना जाता है, कि उसे पता ही नहीं है कि उसे किस तरीके से ऑर्डर देना है।
नहीं, ये हेलो बात तो सर। हो सकती है, ये बात तो हो सकती है कि उसे इनकेपेबल मान लिया जाए, लेकिन कैपेबल मानेगा कौन? जुडिशरी मानेगी। सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट सर, एक मामला था सर, सॉरी मैं बीच में बोल रही हूँ सर, एमपी में एक वो थी मैम, डीजे, उन्होंने गलत डिसीजन दे दिया था तो सर उन्हें निलंबित कर दिया। किसने किया? निलंबित उन्हें किसने किया होगा? राष्ट्रपति ने। तो शायद सर नहीं, सीजीआई ने शायद, मे बी। मैं वही तो कह रहा हूं, और मैं क्या कह रहा हूं, केवल न्यायपालिका ही निर्धारित करेगी इस मामले में भी। अगर कहीं पर इनकैपेसिटी किसी जज की है तो वो निर्धारित करने का आधार न्यायपालिका है लोअर लेवल पर, और अगर सर्वोच्च लेवल पर अगर कोई इनकैपेसिटी है अगर कहीं पर, या मिसबिहेवियर किसी प्रकार का है, तो वो प्रक्रिया रिमूवल ऑफ जजेस के अंतर्गत आएगी। जब वो प्रक्रिया अगर रिमूवल ऑफ जजेस के अंतर्गत आ जाए, तब फिर पार्लियामेंट इनिशिएट कर सकती है, उससे पहले नहीं। जैसे किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है और संसद को ये लगे कि ये व्यक्ति इनकैपेबल है, या इसने किसी प्रकार का मिसबिहेव कर लिया, रिश्वत ले ली, पकड़ा गया, और जुडिशरी इसे हटाने के लिए तैयार नहीं है, तब फिर संसद अपनी प्रक्रिया को शुरू कर सकती है। और उसमें यह है कि राज्यसभा के कम से कम 100 सदस्य, नहीं 50, 1/5, या लोकसभा के कम से कम 100 सदस्य, 1/5, अपने हस्ताक्षर के माध्यम से सदन में एक प्रस्ताव प्रस्तुत करें इस प्रकार का, लोकसभा में करें और लोकसभा उसे स्वीकार कर ले, और स्वीकार भी करे विशिष्ट बहुमत से, उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3। फिर वो दूसरे सदन में जाए, लोकसभा ने पास स्वीकार कर लिया, दूसरे सदन में गया, राज्यसभा अब उसको प्रस्ताव को देखेगी। राज्यसभा क्या कर सकती है? 2 चीजें हैं उसके पास में। एक, वो समिति बना सकती है, यानी दोनों सदन मिलकर एक समिति बना सकते हैं जिसमें कोई रिटायर मुख्य न्यायाधीश, कोई जाना माना ज्यूरिस्ट, और कोई ऐसा व्यक्ति जिसे संसद नियुक्त करे। इन 3 व्यक्तियों की एक समिति बनेगी। वो समिति उस आरोप के ऊपर, या जो प्रस्ताव पास किया है किसी भी सदन ने, उसके ऊपर चर्चा करेगी। मान लो ये है कि उसने रिश्वत ले ली, या वो अक्षम है व्यक्ति, ये आरोप है जज के ऊपर, उसकी जांच करेगी। जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट सदन के सामने प्रस्तुत करेगी। उस रिपोर्ट पर चर्चा होगी। केवल एकमात्र बार चर्चा हो सकती है किसी जज के, किसी न्यायाधीश के किसी बिहेव पर, जब उसके ऊपर रिमूवल की प्रक्रिया चल रही हो। और अगर वो सदन, फिर उस सदन में वोटिंग होगी, फिर समिति की रिपोर्ट आ जाने के बाद उस सदन में वोटिंग होगी, और अगर वो सदन भी विशिष्ट बहुमत से स्वीकार कर लेता है आरोप को, उसी दिन से उस व्यक्ति का पद खाली माना जाता है। ये प्रक्रिया है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के लिए, लोअर जुडिशरी के लिए नहीं। लोअर जुडिशरी के लिए हटाए जाने की जो प्रक्रिया है वो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के माध्यम से होती है। हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस ये कर सकता है, वो डिमोट कर सकता है उसे, ये हो सकता है इसमें कोई। और उधर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस डिमोट कर सकता है हाईकोर्ट के किसी जज को। तो न्यायपालिका स्वयं में ही कर रही है, कार्यपालिका का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। कार्यपालिका या विधायिका तब हस्तक्षेप करती है
जब रिमूवल ऑफ जजेस की प्रक्रिया चल रही हो, और वो केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए है जजेस के लिए, लोअर जुडिशरी के जजेस के लिए नहीं है। ये लोअर जुडिशरी के लिए भी अपने आप में जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम हाई कोर्ट के लिए अलग दिया गया है। हाई कोर्ट अपने प्रशासन का काम भी स्वयं देखते हैं, इसलिए हाई कोर्ट का एम्बिट सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है। ये बात लेकिन फाइनली यही बता रही है कि जो न्यायपालिका है वो अपने आप में स्वतंत्र है अपने सभी कामों के लिए। किसी को हटाएगी, किसी को जोड़ेगी, पेंशन, नौकरी, सेवा शर्तें सब खुद निर्धारित करते हैं। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। क्या मेरी बातें क्लियर हैं? इसमें कोई ऐसी बात जो समझ में ना आई हो आपको? सर क्लियर है। चलिए, लास्ट पॉइंट बताओ क्या लिखा था। मैं एक आध कोई और देख सर लूं अगर लास्ट कहीं पॉइंट मिल जाए। लिखा था, द कॉन्स्टिट्यूशन debar the judges of Supreme Court to practice in any court of India and also appearing before any court or judicial authority in India. हाई कोर्ट वाला रह गया, तो ये और लिखो। मैं इसीलिए पूछ रहा था कि कुछ रह गया। Constitution also prohibit the judges of High Court, for practice in lower court, or in the same High Court, from which they retired. संविधान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी निम्न न्यायालयों में तथा उस उच्च न्यायालय में जिससे वे अंतिम रूप से सेवानिवृत्त हुए हैं, प्रैक्टिस करने से रोकता है। अगले पॉइंट में लिखना, इंपॉर्टेंट है बहुत। परंतु हाल फिलहाल में यह देखने में आया है कि सर्वोच्च न्यायालय के कई न्यायाधीशों ने निम्न संवैधानिक पद प्राप्त किए हैं। निम्न संवैधानिक पद स्वीकार किए हैं, ऐसा लिखिए। निम्न संवैधानिक पद स्वीकार किए हैं। बट it is seen very frequently that the judges of Supreme Court accepted various lower constitutional posts, जैसे रंजन गोगोई द्वारा राज्यसभा का पद स्वीकार करना। मोदी जी को उन्होंने क्लीन चिट दे दी, मोदी जी ने उन्हें राज्यसभा का पद दे दिया गुजरात दंगों वाले मामले से। As Ranjan Gogoi Chief Justice Ranjan Gogoi get या रिसीव या एक्सेप्ट लिखिए, बल्कि एक्सेप्ट लिखिए, एक्सेप्ट द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। और एक वो थे, क्या नाम था उनका,
जो केरल के राज्यपाल बनाए गए थे, सताशिवन, 87, तथा जस्टिस सताशिवन केरल के राज्यपाल बनाए गए। एंड जस्टिस सताशिवन बिकेम द गवर्नर ऑफ केरला। ठीक है, ये कुछ इसमें मामले हैं। इस प्रकार कंटिन्यूएशन में, इस प्रकार न्यायपालिका में यह प्रयास होना आवश्यक है कि ऐसा लिखो, सुनो, इसको ऐसा लिखो, इस प्रकार न्यायपालिका द्वारा, क्योंकि और कौन करेगा, वो खुद ही कर सकते हैं, बाकियों को तो डंडा दिखाएंगे। तो इसमें लिखो, इस प्रकार न्यायपालिका द्वारा स्वयं यह प्रयास किया जाना आवश्यक है कि, इस प्रकार न्यायपालिका द्वारा स्वयं यह प्रयास किया जाना आवश्यक है कि नैतिक मूल्य एवं न्यायिक मूल्यों को सर्वोच्च स्थान दिया जाना चाहिए, सर्वोच्च स्थान दिया जाना चाहिए। जैसे चलमेश्वर ने नहीं लिया, जे चलमेश्वर ने, उनको मोदी जी ने अप्रोच किया था, उन्होंने कहा जाओ आप अपने घर जाओ, हमारा ये लेवल नहीं है। चलमेश्वर ने साफ मना कर दिया था। तो बहुत सारे ऐसे न्यायाधीश हैं जो इस चीज को अस्वीकार कर देते हैं। क्या लिखा, अंग्रेजी में लिखिए, so it must be done by judiciary itself, that moral values and judicial values deeply imbibing in them, ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या बचा, अब बचा हमारा जुडिशियल रिव्यू। या पहले जुडिशियल रिव्यू से पहले एक पॉइंट और देखते हैं। जुडिशियल रिव्यू से पहले एक पॉइंट करेंगे, जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म बाद में करेंगे। हम लोगों ने विधि का शासन देखा, विधि के शासन के लिए, विधि के शासन में ही एक कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों ने अब देखी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियल, क्योंकि इनहेरिट करती है विधि के शासन में। विधि के शासन की एक दूसरी संकल्पना भी है जो हम लोगों ने देखी कि विधि कैसी होनी चाहिए, तर्कपूर्ण होनी चाहिए, रेशनल होनी चाहिए। अगर विधि रेशनल नहीं है तो वो फिर विधि के शासन के अंतर्गत नहीं आएगा। अब तर्कपूर्ण का क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशनैलिटी या रीजनेबलनेस, या प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबलनेस क्या है संविधान में या विधि की व्याख्या करते हुए, जो बहुत सारे सर्वोच्च न्यायालय ने अपने मामलों में जिस बात को बताया गया है, प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबलनेस को दिया है। तो आप हेडिंग लिख लीजिए इसमें, प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबलनेस, प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबलनेस या तर्कपूर्णता के सिद्धांत, तर्कपूर्णता के सिद्धांत। ठीक है, चलिए इसे हम लोग फिर कल करेंगे क्योंकि अब टाइम भी हो गया
और सर के यहाँ जाना होगा। इसको हम लोग पहले कर लेंगे, इसके बाद हम रिव्यू और एक्टिविज्म दोनों करेंगे। हमारा जुडिशरी वाला टॉपिक यहाँ पे फिर कंप्लीट हो जाएगा। कुछ प्रीलिम्स के लेवल पर एक दो बातें बचेंगी, वो फिर सामान्य तौर पर देख ली जाएंगी आर्टिकल्स में, क्योंकि फिर तो केवल प्रीलिम्स का बचेगा, आर्टिकल्स का मेंस का सब कंप्लीट हो जाएगा और एक अंडरस्टैंडिंग बन चुकी होगी हमारी तरफ।